नमस्कार दोस्तों, आज मैं अभिजीत कुमार आप सभी का हमारे जनता रॉक्स के आउटडोर डिबेट स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज के हमारे आउटडोर स्टूडियो में विभिन्न पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जिनका मैं आज आप सबसे परिचय कराता हूँ। सबसे पहले वैभव त्रिपाठी जो कि कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं, हमारे विवेक गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी से बैठे हैं, रविशंकर जी जो कि राजनीतिक मुद्दा और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और हमारे अनुराग जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे लाख मुद्दतों और कोशिशों के बाद भी बीजेपी के कोई प्रवक्ता नहीं है कि वो अपनी बात को रख सके, सत्ता पार्टी की तरफ से कुछ बोल सके। इसलिए बीजेपी की सीट देख सकते हैं, यहाँ पर बीजेपी की सीट खाली है। आइए आउटडोर डिबेट और डिस्कशन का हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का मेरा पहला सवाल हमारे आम आदमी पार्टी विवेक गुप्ता जी से रहेगा। विवेक गुप्ता जी, जैसा कि जनता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। देश भर में केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता का सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मोदी सरकार की तानाशाही को दिखाती है? इसमें किसी प्रकार का संशय है कि इसमें तानाशाही नहीं झलक रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के सर्वा दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। दिल्ली में और पंजाब में किए गए कार्यों को, जो शिक्षा में, स्वास्थ्य में या अन्य उसमें काम किए गए थे, उसकी गूंज पूरे विश्व में है। हमारे स्कूल देखने मिलेनिया ट्रम्प जी आती हैं, जब दिल्ली आती हैं तब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने, लेकिन वो मोदी जी द्वारा गुजरात में या उनके साथ ही किसी प्रदेश में जो स्कूल बनाया गया उसमें नहीं जाती है। वो जाती कहाँ है? दिल्ली के स्कूल। क्यों? क्योंकि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली की शिक्षा जगत में उल्लेखनीय काम किया। शिक्षा जगत में उन्होंने जो काम किया, जो अच्छे तरीके से उन्होंने सुव्यवस्थित किया, उसकी वजह से आज क्या है कि पूरे विश्व में उनका दिल्ली शिक्षा व्यवस्था का डंका गूंजता है। जाहिर सी बात है कि पूरे विश्व की नज़र इस गिरफ्तारी पर थी। आपने देखा कि ये कैसे जर्मनी ने, अमेरिका ने और विभिन्न देशों ने, यहाँ तक कि यूएन ने भी यह कहा कि हम यह देखना चाहते हैं कि भारत में जो गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल जी की, उसका बिल्कुल निष्पक्ष ट्रायल होता है कि नहीं, न्यायप्रिय तरीके से उस पर कुछ फैसले आते हैं कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये अरविंद केजरीवाल जी के छवि को दर्शाता है कि पूरे विश्व में उनकी गूंज है। जैसा कि आपने अभी कहा, ये लोगों का मानना है कि यह एक तानाशाही है। तानाशाही तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, और ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तक नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, इसका ऐन चुनावों के पहले खाता सीज कर लिया जाता है। 1700 करोड़ रुपए के उसके ऊपर दावे ठोके जाते हैं। 1700 करोड़ रुपए आपके बकाया इनकम टैक्स उन्हें खाते सीज कर लेता है। उन्हें खाते से पैसा बैंक मैनेजरों पर दबाव बना करके निकलवा लिया जाता है। हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को फर्जी मुकदमे में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हों, उनके पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी हों, टीएमसी बंगाल में टीएमसी के कुछ नेतागण हों, यहाँ तक कि ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा को भी ईडी ने सम्मन भेजा है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हो, उनको भी एक मामले में सीबीआई ने सम्मन किया। ये क्या दर्शाता है? आप चुनावों के ऐन समय पे सारे के सारे विपक्षी नेताओं को किसी न किसी मुकदमे में ईडी के द्वारा गिरफ्तार करके, सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहते हैं, ताकि आप बिना विपक्ष के एक छत्र राज कर सके, कोई आपका विरोध करने वाला ना हो, कोई जनता के मुद्दे उठाने वाला ना हो। धन्यवाद विवेक जी। अब इसी बारे में हम कुछ जानकारी जानना चाहेंगे, बताइए मैम। क्या सवाल क्या है? सवाल हमारा ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है। सेम सवाल की बात। देखिए, ऐसा है कि सरकार तानाशाही के हर उस सीमा को तोड़ गई।
सरकार को अहंकार है और सरकार ये चाहती है कि हमारे खिलाफ कोई चुनाव ही न हो। यही कारण है कि विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया के जो भी घटक दल हैं उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है और इस चुनाव के दरमियान गिरफ्तारी, समन और खाते सीज करना ये दिखाता है कि वो चाहते हैं कि विपक्ष के लोग अपना चुनाव प्रॉपर तरीके से ना करें। लेकिन जनता भी है तैयार। जनता ये कह रही है कि वोटों के बिखराव से मोदी की सरकार बनी 14 में भी और 19 में। हम अब वोटों का बिखराव नहीं होने देंगे, कम से कम होगा। इसी के लिए जनभावनाओं के अनुरूप इंडिया गठबंधन बना। जनता की आवाज़ थी कि आप एकजुट होकर अगर एनडीए के एक के सामने एक उम्मीदवार उतारेंगे तो बिखराव कम होगा और जब बिखराव कम होगा तो एनडीए हार जाएगा और इनकी तानाशाही का एक रूप और है जहां देश प्रचंड बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है, वहीं मोदी सरकार, मोदी और उसके मंत्री और भाजपा के नेता कहते हैं कहाँ है महंगाई, कहाँ है बेरोजगारी। एक ताज़ा मामला है कि बॉम्बे आईआईटी जो कि टॉप आईआईटी में शुमार है, बॉम्बे आईआईटी पिछले साल 32% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं दे पाया और इस बार वो बढ़ के 36% हो गया। मतलब जब बॉम्बे आईआईटी के छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो बाकी लोगों को कहाँ नौकरी मिल रही होगी। आप इस बात को, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, उसकी रिपोर्ट है कि भारत में 83% युवा जो है वो बेरोजगार है। वो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसके पास नौकरी नहीं है। वो मजबूरी में, अभी आप बनारस में देख सकते हैं कि मास्टर PhD डिग्री लेके वो टोटो चला रहे हैं बच्चे। तो अब आप सोचिए कि बेरोजगारी है कि नहीं। ये तानाशाही है कि इस स्तर पे बेरोजगारी है, लेकिन मोदी कहते हैं कहाँ है बेरोजगारी। महंगाई 400 के सिलेंडर को 1200 तक पहुँचा दिया और कहते हैं कहाँ है महंगाई। $122 जब पेट्रोल, कच्चा तेल था, क्रूड ऑयल, तब मोदी जी ने शपथ ग्रहण लिया था। जिस दिन शपथ लिए थे उस दिन बनारस में $69.77, अराउंड 70 रुपये पेट्रोल। आज $65 कच्चा तेल है, लेकिन पेट्रोल 100 रुपये है, 95 रुपये है। 1 रुपये 2 रुपये छूट दे देते हैं। 10 साल मोदी जी लूट करते हैं और चुनाव के समय 2 रुपये की छूट कर देते हैं। महंगाई इस तरीके से है। दालें देख लीजिए, तेल देख लीजिए। तो इन सारी चीज़ों को जनता चाहती है कि नहीं, इनके हिटलरशाही को, इनकी तानाशाही को, इनके अहंकार को इस बार हम तोड़ेंगे और एकजुट होकर गरीब, किसान, मजदूर, इनके हक की लड़ाई को मजबूत करेंगे और इस तानाशाह को सत्ता से। धन्यवाद। अब रवि जी आप बताइए, आप इस बारे में क्या कहेंगे? सवाल सेम है, जवाब आपका। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है। देश में 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिनके आज जो है प्रवक्ता यहाँ पहुँचे नहीं, अब किस कारण से नहीं जानते, और दूसरी कांग्रेस, जो काफ़ी समय से सत्ता में केंद्र सरकार की भूमिका निभाती रही है। और तानाशाही आज तो चरम पे है ही है। ये कहा जा सकता है कि इस तरह का CBI और इस तरह की कई एजेंसियां, जैसे इनकम टैक्स का रेट डालना और इस तरह की एजेंसियों का इस्तेमाल जो है सरकारें अपने पक्ष में और अपने विपक्ष के खिलाफ करती रहती है। ऐसा कभी नहीं हुआ। हुआ है कांग्रेस का दौर हो, 76 में आप लोगों सरकार में कांग्रेस का दौर रहा हो, चाहे अभी भाजपा का दौर है। अभी जैसे मोदी जी को जो है एक हिटलर के रूप में देखा जा रहा है। इमरजेंसी लगा कर इन लोगों देश के सब नेता के अंदर कर दे। सही बात है, उनकी तानाशाही काफ़ी चरम पर है, लोकतंत्र को खाने की कोशिश है। लेकिन ये सवाल कांग्रेस से भी होता है कि इन्होंने भी एक लंबे समय जो है केंद्र सरकार के रूप में अपने इस देश में भूमिका निभाई है। तो
इमरजेंसी का दौर देख लीजिए, इंदिरा गांधी का वो समय देख लीजिए जब लगातार जो है तेज़ी से जेल भरो आंदोलन किए जा रहे थे, लोगों के मूल अधिकार जो है एकदम छीन लिए गए थे, जनता त्रस्त थी। तो ये सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस पे भी उठती है और मैं जनता के बीच ये बात रखता हूँ कि जनता को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि कोई भी पार्टी, वह चाहे राष्ट्रीय हो या राज्य स्तरीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो, जनता को ये एनालिसिस करना चाहिए कि किसी एक चेहरे को देख के नहीं, उनके सारे सिस्टम को देख के कि आज जो जिसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, कल कांग्रेस के भी पीछे इसी तरह दीवानों की तरफ पागल जनता घुमा करनी थी। और आज मुझे लगता है कि मोदी के इशारों पे आप कल का भाषण मोदी जी का सुनेंगे जब कह रहे थे कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार। और कह रहे थे कि अभी तो ये जैसे कहते हैं कि अभी ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो मोदी जी ने कल अपने भाषण में कहा कि अभी तो भ्रष्टाचारियों को की जब्ती का भी जस्ट शुरुआत है, अभी तो बाकी है सारी चीज़ें। और 2024 के चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचारियों पे और तेज़ी से नकेल कसा जाएगा। तो एक सवाल भाजपा से भी, कांग्रेस से मैंने किया, एक सवाल भाजपा से भी जनता का पक्ष रखते हुए कि जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसा जाएगा, तो मुझे लगता है कि अगर वो पूरे ट्रांसपेरेंट हो जाए, पारदर्शी हो जाए, तो मुझे लगता है कि भाजपा के भी सारे नेता जो है जेल में होने चाहिए। और ये जो दल बदलने का तेज़ी से कार्यक्रम चल रहा है UPCBI के माध्यम से, अगर खास बीजेपी के भी प्रवक्ता होते तो ये सवाल उनसे भी जाता। फिलहाल जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे जाता है। आम आदमी पार्टी पे भी एक सवाल मैं जो एक रूप में रख देता हूँ कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने जो है शुरुआत में कहा था कि बहुत सारी सुख सुविधाओं को न लेने से मना किया था। अच्छा, जिस कांग्रेस को वो चिल्ला के जो है बेईमान कहा करते थे, उसी कांग्रेस से गठबंधन में बना लिया। आज जिस सिस्टम को वो सुधारने की बात करते थे, उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए। तो ये भी सवाल जो है आम आदमी पार्टी पे उठता है और मैं चाहूँगा कि हमारे मित्र जो है यहाँ बैठे हैं इस सवाल का जरूर जवाब दें। धन्यवाद रवि जी। अब बताइए अनुराग जी, आप बताइए। आपका जैसा प्रश्न था कि क्या मोदी सरकार की तानाशाही केजरीवाल की गिरफ्तारी दिखाती है? बिल्कुल, अगर इनकी तानाशाही नहीं होती तो ये चुनाव के 6 महीना पहले इन्हें जेल में डालते या तो चुनाव के 6 महीने बाद डालते। ये जेल में डालना साफ साफ उनको चुनाव में रोकने से चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए ये किया गया। अब जैसा कि हम सब समझ सकते हैं, केजरीवाल जी भी आग लगी है तो धुआं निकला है, तो मतलब कहीं तो कुछ तो हुआ है। और अब न्यायालय की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, दोषी को सजा दिया जाए और जो ईमानदार है उसको उसके इज्जत के साथ उसको वापस से समाज के बीच में लाया जाए ताकि समाज के लोग उसके ऊपर विश्वास कर सके। मैं हमारे रवि जी का जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका जवाब देना चाहूँगा। जैसे आपने आरोप लगाया कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं घर नहीं लूँगा, या कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए, तो उस पर मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। रवि जी ध्यान दीजिएगा, माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री, वह एक आम आदमी नहीं है, सड़क पर चलते हुए इंसान नहीं है। सुरक्षा के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उस प्रोटोकॉल को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। सुरक्षा के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए ही ये घर या गाड़ी की बात की गई, और वो प्रधानमंत्री की तरह 12-12 करोड़ की गाड़ियों में नहीं घूमते, ठीक है। और जो आवास, वो उनका अपना निजी आवास नहीं है, वो उनका निजी आवास नहीं है, वो सार्वजनिक आवास है, ठीक है। लगता है उनके मन में कुछ सवाल हो, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। आज वो मुख्यमंत्री हैं, कल साथ उनको जनता नकार दे, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो उनका पैतृक आवास या उनका निजी आवास नहीं है। जो अगला मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से बने, वो उतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनका निजी आवास। और रही कांग्रेस को अब पे आरोप लगाने की बात, तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें मतभेद आपस में थे, लेकिन इस तानाशाह से देश को बचाने के लिए आज जो लोकतांत्रिक पार्टियों ने गठबंधन किया है, जो लोकतांत्रिक तरीके से इस तानाशाह
की तानाशाही को खत्म करना चाहती है और इसको गति से उतार के रखें? देखिए ऐसा है, आप समालोचना में कुछ ज़्यादा ही डीप हो। बड़ी बात यह है कि सरकार जो होती है वो जनता के लिए सुविधा दे, लोक कल्याणकारी संविधान है हमारा। ये सरकार क्या कर रही है कि जनता का खून चूस के 10 कारोबारियों को दे रही है। किसको दे रही है? उस आदमी को दे रही है ये सरकार जो 100 करोड़ की नाचने वाली अपने बेटे की शादी में बुला सकता है, उसके लाखों करोड़ कर्ज माफ हो जाते हैं। लेकिन एक अगर कोई छोटा मोटा कारोबारी हो, दुकान चलाने वाला हो या एक छोटा किसान हो, वो 50,000 1 लाख रुपए का अगर उसका लोन होगा तो ये सरकार में उसकी आरसी कट जाएगी, वो जेल चलेगी। ये बेसिक अंतर। तो ये सरकार गरीबों से लूट रही है और अमीरों को दे रही है, जिसके खिलाफ सब एकजुट हो रहे हैं और जनता खुद ये कह रही है। एक तरफ आप कह रहे थे कि कांग्रेस से, अरे भैया मेरे, यहाँ के एक फेमस पियर का चच्चा है ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा था कि मोदी और योगी दोनों भ्रष्ट लोग हैं, विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इन दोनों को मैं भीख मंगा दूंगा। मोदी जी का पैर पकड़ के उसको मंत्री बना देते हैं, इस पे सवाल इनका नहीं। तो समालोचना में इस तरीके से न जाइए। और तानाशाही की बात, एक भी ऐसा इवेंट ये बता दें कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके कभी भी कांग्रेस ने किसी आदमी को परेशान किया, एक वाकया इसका नहीं है। और मैं आपको 1000 वाकये बताऊंगा। 6,500 जो ईडी ने मामले रजिस्टर किए हैं, उसमें 95% जो राजनीतिक मामले हैं वो सिर्फ विपक्ष के हैं। एकदम ज्वलंत उदाहरण है नरेंद्र सिंह तोमर, ईडी प्रवर्तन निदेशालय का मामला क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा 10,000 करोड़ ले जाके देश से कनाडा में अफीम गांजा उगाता है। वो हवाला का मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, उस पे ईडी काहे नहीं एक्शन ले रही है? ये इनको नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि भाजपा के साथी हैं नहीं तो शायद वो उनकी जगह ले रहे हैं। भाजपा वालों के पास जवाब देने को कुछ है नहीं, इसलिए वो भागते हैं। आप चाहे कितना हो बुलाइएगा वो नहीं है। भाजपा के लोग ये नहीं बता पाएंगे कि चाहे BHU IIT में जो गैंगरेप हुआ वो भाजपाइयों ने किया, उनको 2 महीने तक क्यों बचाया गया? सवाल तो उठेगा ना। सवाल उठेगा कि जिस साहब का बखान होता है कि रूस में वार रुकवा दी पापा, वो पापा मणिपुर में ना बोल पाए, वो पापा मणिपुर की बहनों को न्याय नहीं दिला पाए, वहाँ की सरकार को बर्खास्त नहीं कर पाए। CAG ने कहा कि तुमसे सवाल जब किया जाएगा तो बोल, ठीक है, चुप। CAG ने कहा कि आयुष्मान कार्ड में 0,0,0,0,0 करके लगभग 4 लाख 5 लाख लोगों को रजिस्टर किया गया। 8888 नंबर से 5 लाख लोगों, 10 लाख लोगों को फर्जी नंबरों पे रजिस्टर करके लगभग 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ उसकी जांच नहीं कराएंगे मोदी पापा। मोदी राफेल की जांच नहीं कराएंगे, जिसमें फ्रांस की सरकार जहां पैसा गया उन्होंने जांच किया और कहा कि इसमें घूसखोरी हुई है। गरीबों का जो पैसा गया उस पे सरकार जांच नहीं कराएगी, पेगासस का जांच नहीं कराएगी, इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच नहीं कराएगी, PM केयर फंड का जांच नहीं कराएगी, क्योंकि ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। ये चोट्टों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर नैतिकता नहीं है और जवाबदेही से वो भाग रहे हैं। इसी वजह से 10 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। और वो कहते क्या है कि हम भ्रष्टाचार, ये तो अभी अंगड़ाई है, ये ट्रेलर है। ट्रेलर में 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया भैया। अब जब क्लाइमेक्स आएगा तो 400 का सिलेंडर का 5000 का करोगे और गरीब आदमी वो 5000 का सिलेंडर भरा लेगा क्या? सवाल बड़ा है।
गरीब आदमी जो दिन भर में 300 से 500 रुपये कमाता है, वो चाहे किसी दुकान में काम करता है, मजदूरी करता है या किसी ऑफिस में काम करता है, वो आदमी 500 का सिलेंडर भरा लेता था सुकून से। 1200 में दिक्कत होने लगी और जब वो 5000 का होगा तो भरा पाएगा क्या? बड़ा सवाल ये है। तो ट्रेलर मोदी ने जो कहा है ना, वो यही कहा है कि तुम इस बार अगर मौका दे दोगे ना बच्चे, तो कटोरा हाथ में होगा और मंदिर बहुत सारे बनाए हैं तो मंदिर के सामने भीख मांगना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि 2G में घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2G में कोई घोटाला नहीं हुआ, बाइज्जत बरी कर दिया। और ताज़ा मामला ये है कि 150 करोड़ एयरटेल ने दिया मोदी को चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। उसके बाद क्या किया मोदी ने? 250 सांसदों को सस्पेंड किया और जो सैटेलाइट इंटरनेट स्पेक्ट्रम की पॉलिसी थी उसको चोरी से बदल दिया और एक तरफा एयरटेल को उठा के दे दिया। यही तो चोरी है, यही तो भ्रष्टाचार है। इसकी जांच नहीं कराते हैं, जांच से वही भागता है जो चोर होता है, भ्रष्टाचारी होता है। पूछा जाए कि मैंने जो सवाल किया कि आप जो है आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार पे आप तानाशाही का सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वो ये भी जवाब दे दे कि 1977 की और उस समय के तानाशाही बर्बरता, इंदिरा गांधी के उस तानाशाही बर्बरता पे कौन सा बर्बरता हुई थी ये मैं बताता हूँ जी। ये काला अध्याय जो है पूरा लिखा हुआ है, उसके बारे में भी बता दें। ऐसा है कि राजाज्ञा का निषेध किया किसने? RSS ने। सरकारी ऑफिसों में काम नहीं होगा किसी भी ऑफिस में, तो ऑप्शन क्या बचा? जेल भरो आंदोलन इंदिरा ने नहीं किया, संघ और जो बाकी लोग उसमें जुड़े थे जेल भरो आंदोलन किया। जब जेल में वो जगह उतनी होगी तब न भरा जाएगा। मामला ये है, जनता को बहकाया गया कि भैया इस सरकार को हटाना है। जब सरकार कोई अधिकारी ड्राइवर रेल नहीं चलाएगा, पुलिस वाला ड्यूटी नहीं करेगा, तो ऑप्शन क्या बचता है सरकार को? इस मजबूरी में सरकार ने संविधान सम्मत किया था। ये जो हो रहा है ED CBI का, वो संविधान सम्मत नहीं है। संविधान सम्मत राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन में सेना ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया, रेल भी चलने लगी, पुलिस थाने भी चलने लगे, बिजली के कल कारखाने भी चलने लगे, क्योंकि जनता को सुविधा देनी थी। उस टाइम बंद हो जाती सारी व्यवस्थाएं तो कैसे चलता देश, ये मामला था। लेकिन इनको उसकी जानकारी कम है। पहले इमरजेंसी को पूरा पढ़िए। आप पहले ये पढ़िए कि संविधान सम्मत ये प्रधानमंत्री का अधिकार होता है कि राष्ट्रपति का अधिकार होता है। रातों रात जो है इंदिरा गांधी ने एक फोन पे जो है इमरजेंसी लगा दी। क्या किया? क्या इमरजेंसी को समझते क्या हो? पहले वो आप बता दो। नहीं, अगर आप बताइए रातों रात किस वजह से हुई आम जनता को तो नहीं नहीं सारे आम जनता को सामने बैठ जाओ। हम जात नहीं था यही बात मत थोड़ा मुंह से बोला ये भी जानने की जरूरत है कि अभी 2014 के चुनाव के समय जो हम क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने लगातार जो है अखिलेश जी के यहाँ ED और CBI भेजना चालू कर दिया, जिससे वो एक वाकया यार देखिए, हवाई समर्थन में आ गए। हवाई बातें मत करिए, हवाई बातें इधर आइए, इधर आइए। ये हवाई बातें कर रहे हैं, इमरजेंसी क्या है इनको पता नहीं है। और कोई भी काम आप पहले संविधान पढ़ो। कोई भी चीज़ प्रधानमंत्री और कैबिनेट सिफारिश करती है और राष्ट्रपति अप्रूवल करता है। राष्ट्रपति को मोटो नहीं उड़ लेता। इस बात को पहले जानकारी आपको होनी चाहिए, तो इसको समझिए। और तो दूसरा एक रातों रात इमरजेंसी लगाई पता नहीं किसका फोन, क्या फोन, ये हवा में बातें कर रहा है। इनको पहले इमरजेंसी में क्या क्या रूल थे ये पहले पढ़ना चाहिए, वो जानते ही नहीं है। और कौन सा अखिलेश यादव और कौन सा मामला, कोई ऐसा मामला एक तो बताएं कि कब क्या किस मामले में ऐसा हुआ था। फर्जी बातें हवा में कुछ भी कहते हैं। ये हमारी जनता भी कुछ कहना चाहती है, हम चलते हैं अपनी जनता के पास। बताइए। बड़े भैया, इनका एक बात याद है, 1975 में 9 दिसंबर के दिन
सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने इंदिरा गांधी को 6 साल अयोग्य घोषित किया था और 7 दिन के अंदर बैठक कर कर देश में काला अध्याय के साथ इन्होंने संविधान को संशोधन कर आर्टिकल 30, आर्टिकल 58, आर्टिकल 251 लगाकर सारे नेताओं को जेल भरो आंदोलन किए थे। उसी समय लोक नारायण जेपी आंदोलन चला था। इसमें यहाँ बैठे सभी लोगों को राष्ट्रीय पार्टी के जो माननीय राम मनोहर लोहिया जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय जगनमोहन रेड्डी के पिताजी उसी समय नए छाए थे, पर इन्होंने संविधान को संशोधन कर बदलाव कर इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री। संविधान को संशोधन नहीं किया था। आपको जो आप आर्टिकल बता रहे हो, ये बता दे रहे आपके सवाल का जवाब। अब आओ जवाब। हम बोल देंगे। जिन आर्टिकल और अनुच्छेद की ये बात कर रहे हैं वो कानून में उसका प्रोविजन, और जब सारे लोग काम करना बंद कर देंगे तो आप क्या चाहते हैं कि देश की सारी व्यवस्था, रेल ठप हो जाए, बसें ठप हो जाए, बिजली कल कारखाने ठप हो जाए? जब ऐसी स्थिति होगी तो देश डूब जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि देश डूब जाए? इन चीज़ों से बचाने के लिए जो कैबिनेट ने प्रस्ताव किया और राष्ट्रपति ने लागू किया, और उसमें राष्ट्रपति का शासन हो गया और हर जगह सेना ने अपना काम संभाला। इसको हमने उसमें क्या कहा कि आप हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे? भाई जब राष्ट्रपति शासन लग गया तो सामान्य व्यवस्था सबके लिए हो गई। जो आदमी जा रहा था कि नहीं हम बिजली का उपक्रम कारखाने में नहीं जाएंगे या रेल नहीं चलाएंगे, या तो आप चलाइए, नौकरी कीजिए, या फिर आप जाइए। तो वो क्या कह रहे थे कि नहीं हम रेल चलाएंगे भी नहीं और चलाने भी नहीं देंगे। तो जब सेना ने अपने हाथ में लिया तो वो हट के भागे। ये मामला था। अब उसको ये क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? जेल भरो आंदोलन राष्ट्रपति ने नहीं चलाया। जब इमरजेंसी लगी उसके बाद इन्होंने जेल भरो आंदोलन का और ये लोगों को बरगला रहे थे। इनको साउथ के लोगों का सहयोग मिल गया। इस वजह से ये सारी चीज़ें, अगर इंदिरा गांधी इतनी ही गलत होती और अगर इंदिरा ने गलत किया होता तो जो 77 में सरकार बनी इसमें भाजपा के भी लोग थे, जनता दल भी, जनसंघ जो था, भारतीय जनसंघ, ये 4 दिन के बच्चे को नहीं पता होगा, उन्होंने विलय किया था जनता दल में। अपनी असमत, अपने औकात को ही उसमें ख़त्म कर दिया और सब मिलके, और 1.5 साल 2 साल बाद जो सरकार गिर जाती है और 79 में चुनाव होता है, प्रचंड बहुमत के साथ फिर इंदिरा आती है, क्योंकि जनता को ये पता चल गया कि ये सब जो आंदोलन और नौटंकी किए थे ये देश के खिलाफ किए थे और इंदिरा ने जो काम किया था वो सही किया था। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? धन्यवाद। आप सबने सबकी राय सुनी। अब मैं अपने अगले सवाल की तरफ रवि जी के पास जाता हूँ। रवि जी, आपसे मेरा सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिर क्यों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग की नियुक्ति से बाहर किया? क्या 2024 चुनाव निष्पक्ष होगा? करना उचित है। मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि निर्वाचन आयोग को हटा दिया गया। जो सरकार के एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल करके अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम करती हैं, और आज भी कहीं इससे कमतर जो है प्रधानमंत्री जी भी नहीं कर रहे हैं। और अभी जो है कोलेजियम सिस्टम का विरोध करना, चाहे वो चीफ जस्टिस का विरोध करना, चाहे उनको हटाना, और चाहे उनके दबाव। देखिए ऐसा है कि ये विश्लेषक हैं लेकिन ये समालोचक बनने लगते हैं। मामला ये है कि जिस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में ये निर्णय दिया कि जब तक सरकार कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाती है जिससे जनता को निष्पक्षता दिखे, है क्या कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री और एक विपक्ष का नेता, जब 2-1 से बहुमत सरकार की होगी तो निष्पक्षता नहीं दिखती है। इस बात के लिए सीजेआई ने एक आदेश पारित किया कि देखिए, एक विपक्ष का नेता हो गया, एक सत्ता पक्ष का नेता प्रधानमंत्री हो गए, और एक सीजेआई को कर दीजिए। ये तब तक के लिए व्यवस्था, ऐसा नहीं कहा कि मैं निर्णय करूंगा, ये कहा कि ये तब तक के लिए है जब तक कोई सरकार एक नया मैकेनिज्म जो निष्पक्ष दिखे नहीं बना लेती है, तब तक के लिए। इतना अच्छा निर्णय उसको पलट दिया इस सरकार ने, इसलिए क्योंकि हमारी मोनोपोली उसमें चले, और यही हुआ। जो अभी 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, एक का इस्तीफा ले लिया गया, एक रिटायर हुए,
वो क्या हुआ, उसमें 2 नाम ले आए गए और डायरेक्टली एक दिन में घर बैठे उसको घोषित कर दिया। विपक्ष के नेता की राय तक नहीं ली गई। इसी तानाशाही, इसी मोनोपोली के खिलाफ सीबीआई ने किया था और नीति संगत था, न्यायपूर्ण वो निर्णय था, जिसको इस अन्यायी, अत्याचारी, अनैतिक मोदी सरकार ने पलट दिया। विश्लेषक के रूप में इनको ये बताना था कि ये बात गलत थी और इससे जनता का विश्वास कमजोर होगा, लेकिन ये समालोचना करेंगे। बिल्कुल आप समझे नहीं। मैंने इसको स्पष्ट कहा कि ये पहले भी सरकारें करती कभी नहीं हैं और होता आज रहा है। भी। अजब ये कांग्रेस वाले ऐसी तो कभी मानते ही नहीं है, ये सब बातें गलत मानेंगे है। ही नहीं। मतलब जो ऐसा है कि मैं इनको आपकी बात पार्टी आज की भी तरफ से करेंगे, नहीं ये कर चले सकता। जाएंगे पाषाण काल में। क्यों नहीं? आज जो सरकार गलत कर रही है उस बात को उठाने की जगह ये अपनी बात रख देंगे कि नहीं पहले भी होता था, पहले भी होता था, तो पहले जो गलत हुआ उसी को करने के लिए ये सरकार आई है। सवाल बड़ा ये है कि ये सरकार 10 साल में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और ये सरकार के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, ऐसे समालोचक और विश्लेषक सरकार को पोस्चर करके बचाने का काम करते हैं। नहीं बिल्कुल आप पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हर कांग्रेसी जो है, हर ये कांग्रेसी न्याय की बात सवाल करता का है, जवाब आप देने से अन्याय की भागता बात है, करते हैं। छुपाता है, छुपाना बताइए, चाहता है। बताइए अरे तो वही हो गया ना कि सीबीआई ने जो किया वो मेरे गलत था मेरे- या मोदी ने जो नहीं, किया बिल्कुल वो गलत था? आप सुन नहीं रहे हैं, आपके अंदर धैर्यता की सीबीआई ने कमी है। किया वो गलत था, ये इनका बेचारी विश्लेषण इस हो समय गया। कांग्रेस देखिए बौखलाई हुई। इस समय बड़ा हाथ पैर मारने के बाद पिछले बार भी जो है राहुल जी और अखिलेश जी बड़े मियाँ छोटे मियाँ बन गए थे, लेकिन कुछ कर तो पाए नहीं। तो ये ये बौखलाहट निकल रही है। भाजपा प्रवक्ता के रूप में इनको नहीं चाहिए, झूठो विश्लेषक बना दिया। बायस लोग हैं, कहते हैं सीबीआई ने जो निर्णय दिया वो गलत था, सीबीआई ने जो निर्णय दिया वो गलत था कह दिया इन्होंने, लेकिन मोदी ने जो गलत किया उसका निंदा नहीं की। सीबीआई के निर्णय को गलत नहीं कहा, तब आप गलत सुन रहे हैं। आप रिकॉर्डिंग पहले से वापस देख लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैंने सीबीआई को गलत कहा ही नहीं। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने प्रभाव से चीफ जस्टिस को भी जो है प्रभावित कर रहे हैं। प्रभाव से, हरामीपन से, प्रभाव से नहीं, ये प्रभावी नहीं, ये प्रभाव नहीं है, प्रभाव नहीं है, ये तानाशाही है, ये तानाशाही है कि एक न्याय के फैसले को पलट दिया गया। ये एक जो है एक अच्छे व्यक्ति की शैली नहीं हो सकती। ये आपकी हरामीपना जैसा शब्द अब देखिए, ऐसे कांग्रेसी अब इस पे भी उतर आए हैं। तो देखिए, मेरा काम है कि स्पष्ट बोलना, मैं स्पष्ट बोलूंगा। आप कांग्रेसी तो भाजपाई है नहीं, वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। अब बच्चे ये तो भाई जो मेरे सामने भाजपाई भाग रहे हैं जवाबदेही से, भाजपाई हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि जनता के सवालों की बात कर पाए। कांग्रेस ने भी ये काम किया और भाजपा आज उससे बढ़ के 2 कदम कर रही है, तो इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। मेरा विचार एकदम स्पष्ट है। धन्यवाद रमेश। अब मैं विवेक जी के पास जाता हूँ। विवेक जी, आप बताइए आपका क्या राय है? प्रश्न ये था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्यों माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग की नियुक्ति से बाहर किया? क्या 2024 का चुनाव निष्पक्ष होगा? निष्पक्ष हो रहा है तो साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल निष्पक्षता इसमें रह नहीं चाहिए। कैसे आप? मैं बता देता हूँ। जब सीबीआई ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के साफ साफ आदेश जारी किया कि जो आपका चयन मंडल होगा उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, एक प्रधानमंत्री और दूसरा नेता प्रतिपक्ष। तो आखिर जो सरकार रोज हम चौकती फिरती है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 500 पार, तो ऐसा क्या डर है भाई? चुनाव आयुक्त निष्पक्ष हो तो सबके फायदे की चीज़ है। आखिर ये ज़रूरत क्यों पड़ गई कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में निष्पक्षता को दरकिनार करते हुए रातों रात बिल लाया जाता है, बिल पास कराया जाता है और सारे निर्णय चेंज कर दिए जाते हैं। ये निष्पक्षता को लेकर सबसे बड़ा मापदंड है कि कितना ये निष्पक्षता है। इनको डर है। यह मुख्य चुनाव आयोग के जरिए न जाने कौन सा गड़बड़ घोटाला कराना चाहते हैं, ये तो यही जानेंगे। आप देख रहे हैं कि जब चुनाव का आह्वान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, उसके कुछ दिनों पहले एक मुख्य राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक के बाद एक घोटाले के आरोप में, शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1.5-2 साल से जांच चल रही, 1 रुपये का मनी तेल नहीं
साबित कर पाए। अभी कल संजय सिंह जी को जमानत मिली, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से क्या सवाल किया, क्या आपके पास कोई मनी ट्रेल है? ईडी का जवाब नहीं। उन्होंने पूछा जिस एक्यूज जो सरकारी गवाह बन गया दिनेश अरोड़ा, उसके 11वें बयान के आधार पर आपने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, उसके जो पहले के 10 बयान थे उसको आपने कूड़े के ढेर में क्यों डाल दिया? कोई जवाब नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सब निर्देश देते हुए कहा कि अगर आप इसके बाद भी इस संजय सिंह जी की रिमांड मांगेंगे, कस्टडी मांगेंगे, तो मैं EMLA सेक्शन 45 के अंतर्गत निर्देश जारी करूंगा। पहले तो बेल दूंगा और दूसरा जजमेंट में ऐसा आधे जजमेंट लिखूंगा कि आपका सारा का सारा जो मामला है वो तहस नहस हो जाए। तो ये क्यों किया जा रहा है? एक राष्ट्रीय पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी का खाते सील कर दिए जा रहे हैं, मजाक चल रहा है क्या? इससे पहले आप लोग सोए हुए थे? तो ये साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है और मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में मोदी सरकार क्या चाहती है। धन्यवाद रवि जी। अनुराग जी आप बताइए। जैसा कि माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मोदी सरकार ने इसमें संशोधन किया, तो जाहिर सी बात है ये जनता के हित में नहीं है, चोरी के इरादे से किया। और 2024 का जो चुनाव होने वाला है, अब ये जनता खुद डिसाइड करेगी कि ये निष्पक्ष चुनाव होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इस पैनल में जब CBI थे, प्रधानमंत्री जी थे और नेता प्रतिपक्ष थे, तो इसमें आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि CBI को निकालकर एक केंद्र के मंत्री को डालना पड़ा। इससे सारे तो आने वाले सवाल तो वही ध्वस्त हो जाते हैं कि क्या चुनाव निष्पक्ष होगा कि नहीं होगा। जाहिर सी बात है नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा तो इसका साफ समझ में आ रहा है। मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा गया जिस हिसाब से सभी न्यूज़ चैनल एक सर्वे कांग्रेस की लहर में कांग्रेस के पक्ष में दिखा रहे थे और नतीजा जस्ट उसका उलट आया। वहाँ की बैठी हुई जनता भी स्वीकार करके बैठी हुई थी कि इस बार कांग्रेस वापस आ रहा है, लेकिन अंत में हुआ क्या? ये बेईमानी नहीं तो और क्या है। और लेटेस्ट सबसे उदाहरण और प्रूफ किया हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ, वो तो एकदम घोषित है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार चुनाव में पूरे तरीके से बेईमानी करती है, वोट चोरी करती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव इसका जीता जागता साफ उदाहरण है। इस वोट चोरी करके आम आदमी पार्टी के वोट को चुरा के उन्होंने उसको इनवैलिड करवा दिया और अपना मेयर जिता दिया। लेकिन अंत में भाई अच्छा जीत तो होगी ही होगी सच्चाई की। क्या आया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो जो मसीह था, अलीम मसीह जो ऑफिसर बना था, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई। हाँ, लेकिन ये है कि इस मामले को इस तरीके से मीडिया वालों द्वारा दबा दिया गया कि इस पर कभी बात ही नहीं हो रही। नहीं तो ये सोचिए, एक समय इंदिरा गांधी के ऊपर सिर्फ आरोप लगा था कि यह फैसला सिद्ध हो गया था कि चुनाव में इन्होंने गड़बड़ किया है, और जिसको लेकर इनकी सरकार पलट गई और यहाँ सबूत दिया गया, सब कुछ हो गया, फिर भी सब हाथ में हाथ धर के क्यों बैठे हुए हैं? आखिर जनता हमारी मतलब क्या सोच के बैठी है? पूरी तरीके से ब्रेन वॉश। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है? राजस्थान में एक महिला प्रत्याशी है भाजपा की, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, चाहे तो आप जी भैया मुझे बताया जो भी वो खुले मन से सार्वजनिक जगह पर बयान क्या देती है? हमें 400 सीट क्यों चाहिए? क्यों? कि हम संविधान में सुधार कर सकें, हम संविधान में हटाएंगे, आरक्षण हटा सकें, जो गरीबों के हक हुकूक मिले उसे खत्म कर सकें, मनुस्मृति लागू कर सकें। दूसरी ओर एक छोटा सा बयान किसी विपक्षी दल का नेता अगर देता सरकार के खिलाफ तो उसको तमाम नोटिस जारी रहती है। चुनाव आयोग सो रहा है? क्या कर रहा है चुनाव आयोग? बीजेपी वाले नोटिस क्यों नहीं जारी कर रहा है? प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी कल रोहनिया थाने के बाहर एक समाचार पत्र में अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, प्रचार वाहन रोहनिया थाने के बाहर बीजेपी का प्रचार कर रहा है। अगर किसी और विपक्षी दल का प्रचार वाहन या कोई कार्यकर्ता ही प्रचार कर रहा तो जेल में होता। क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई की गई? न्यूज़ में छापने के बाद ये बताना पड़ेगा। देखिए, अभी जो बात कह रहे थे ना, चोरी की मंशा न होती तो CBI भ्रष्ट व्यक्ति है क्या? CBI बेहद ईमानदार व्यक्ति है। तो CBI के उस चयन कमेटी में होने से मोदी जी को दिक्कत क्या? इस बात का अगर ये जवाब दे देते, भाजपा के साथ ही तो नहीं सकते, लेकिन इनको पूछ देते, ये जवाब दे देते तो मैं मान जाता कि ये भी निष्पक्ष। लेकिन चुनाव निष्पक्ष होगा, अब वो इस पर निर्भर करता है
कि क्या अभी जो मौजूदा PIL और रिट पिटिशंस दायर हैं EVM और वीवीपैट को लेकर, जिसमें कल CJI ने नोटिस जारी की है सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन कि वीवीपैट की पर्चियां क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर सारी पर्चियां लोगों को हाथ में मिल जाए और वो एक डिब्बे में डाल दी जाए और जब काउंटिंग हो उसका भी काउंटिंग हो जाए और पर्चियों का भी काउंटिंग हो जाए, दोनों हो जाए, तुरंत मामला सही हो जाए। गड़बड़ी क्या है, जब वो वीवीपैट की पर्ची हाथ में निकल के आ जाती है, वोटर वेरीफाई कर लेगा यहाँ उसने जिसको वोट दिया है वो सही जगह गया है, फिर वो बॉक्स में डला जाएगा। ये काला शीशा लगा के लाइट जलाकर वीवीपैट से मूर्ख बनाने का क्या मतलब है? वही मैं कह रहा था, मैं वही कह रहा था। तो सवाल बड़ा यही कि वीवीपैट की सारी पर्चियां क्यों नहीं काउंट। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये निर्णय दिया था कि आप वीवीपैट हर जगह लगाइए। उसके बाद तत्कालीन सरकार ने वीवीपैट के लिए 5,000 करोड़ रुपए इशू किए और सारे जगह वीवीपैट लगा। तो वो वीवीपैट किस लिए लगाया? बस डब्बा बनाने के लिए। उस वीवीपैट के पर्चियों की काउंटिंग क्यों नहीं हो सकती? अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर कर दिया कल के नोटिस के बाद, अब जब जवाब आएगा और ये इंश्योर कर दिया कि सारी वीवीपैट की पर्चियां काउंट की जाएंगी, चुनाव अपने आप इनका सारा खेल ध्वस्त हो जाएगा। और मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूं, भाजपा 100-150 सीट बताइए। यहाँ विपक्ष के बैठे सभी लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर हम कर्नाटक में हारते हैं, उड़ीसा में हारते हैं, पश्चिम बंगाल में हारते हैं, हिमाचल में हारते हैं, तब ये कहते हैं कि ये सही ईवीएम है, वो जनता दे रही है। इसके बाद जब ये हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। और इन्होंने बताया CGI का मामला, तो उनको याद है 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसमें इन्होंने CBI को बर्खास्त कर 3 दिन जेल में डाला। तब ये कहा थे, इनको प्रूफ दिखाया, 3 दिन CGI को जेल में डाला था। नाम बताइए CGI का। वो नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो बयान है उस पर अच्छा, रिस्पॉन्ड WhatsApp करना उचित इन्होंने नहीं देश को है। लाइए, इनका जो मूल देश- सवाल है उस पर मैं रिस्पॉन्ड देश की करता हूँ। सबसे पुरानी पार्टी जो 1887 में बनी थी, उसके सबसे पहले संस्थापक ए हयूम, और उसके बाद आइए, 5 आइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ये कांग्रेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नेता का थे, ज्ञान है। ब्रिटिश आइए। अधिकारी और ये हमसे बता रहे हैं मानवता की बात। और अरे देशभक्ति आइए की बात। आइए, मैं बता रहा हूँ। बच्चे को ये नहीं पता होगा कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए हयूम बेटा ऐसा है कि अगर मैं इस बात को गलत साबित कर दूंगा तो, और संस्थापक थे भाई, अध्यक्ष। अरे ये बात जनरल सेक्रेटरी थे, फर्जी बातें न किया करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पे ऐसे ही घिन आती है, क्योंकि कचरा ज्ञान परोसते रहते हैं। ए.ओ. ह्यूम कौन थे ये भी पूछ लोगे तो पता नहीं है। 1987 में कांग्रेस का गठन करा दिया, जबकि 1985 की बात, 1885 की बात है। जानकारी नहीं है। कौन सा, वो बोलने में मिस्टेक हो गया तो हमको भी गलत गलत कहना है, वही कह रहे हैं। हाँ ठीक है, तुमने 1887 कहा ना, वही है। 1885, ठीक है। अब इस बात को सुनिए, ये जो बातें कहते हैं उसका जवाब दो। कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, हर जगह की बात मैं चैलेंज के साथ। अच्छा, तुम्हारी बात पे मैं रिएक्ट नहीं कर, आपको ये बात समझना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या कहा। जब यूपी उत्तराखंड आप जीते थे तब कांग्रेस जीती थी पंजाब, और आपके मरहूम नेता अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि आप पंजाब जीते तो ईवीएम ठीक थी, और बाकी यूपी हम जीते, उत्तराखंड हम जीते तो ईवीएम खराब हो गई। ईवीएम पे सबसे तो बड़ा सुनिए, सवाल उठाने वाला भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए। तो उसके बाद कांग्रेस का जो पक्ष था वो ये था कि भैया हम पंजाब की सरकार डिजाइन करने के लिए तैयार हैं, आप हिम्मत करके उत्तराखंड और यूपी की सरकार रिजाइन कराइए और बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए। मोदी भाग गए थे, सरकार भाग गई थी। मैं आज कहता हूं, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता कांग्रेस का होने के नाते, कर्नाटक, तेलंगाना, बंगाल, उड़ीसा, हर जगह अगर मोदी की हिम्मत हो, वो कहे कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, विपक्ष की सारी सरकारें हम रिजाइन कर देंगे, है हिम्मत? नहीं है। इसलिए क्योंकि 2009 में जब चुनाव हारे थे भाजपा वाले, तो यही आडवाणी जिनको भारत रत्न देने गई थी, मुर्मू अब खड़ी थी, अपमान करा रही थी अपना, मोदी अपमानित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ईवीएम
बैन होना चाहिए। ईवीएम से बेईमानी हो रही है। और जीवीएल नरसिम्हा राव जो राज्यसभा सदस्य हैं भाजपा के, इतनी मोटी डेमोक्रेसी एड्रेस की किताब लिखी एड्रेस, वो उसको नहीं पता होगा, व्हाट्सएप में वो नहीं आता है, एकतरफा बयान चलता है। तो इन बातों को इसको जानकारी नहीं है। और ए.ओ. ह्यूम बच्चे का संस्थापक भी नहीं थे, तुमको समझो, पहले इतिहास पढ़ो। तुमको तो आरएसएस का इतिहास नहीं पता होगा, कांग्रेस का कहाँ से पता होगा। मैं बता रहा हूँ कि पहले, दूसरे, तीसरे और ए.ओ. ह्यूम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। एक दूसरी चीज, ए.ओ. ह्यूम एक जनरल सेक्रेटरी थे जो कि 150 लोगों में एक वो भी थे। ए.ओ. ह्यूम कौन थे? आईसीएस कलेक्टर थे, जो आईसीएस कलेक्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो क्या तुम नेताजी को भी बदनाम करोगे? नेताजी की बात आ गई। उसके बाद आइए। वहाँ जब गए, आईसीएस कलेक्टर की नौकरी छोड़ कर गए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता के लिए हम काम करना चाहते हैं। तो अंग्रेजों की, तुम्हारे जो पूर्वज हैं ना, वो माफ़ी मांग के भागते थे। एक भगत सिंह ने फांसी मांगी, दूसरे सावरकर ने माफ़ी मांगी। अब तुम उसकी पूजा करते हो, उसकी बात करते हो, और तुम मुझे बताओगे देशभक्ति क्या होती है? बताइए विवेक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? वही मैं पूरा करना चाह रहा था कि जब भाई ने हमारे कहा, या आपने कहा कि ईवीएम की टेम्परिंग को लेकर या जो भी वीवीपैट को लेकर, मसला सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जब बैलेट पेपर से वोटिंग कराएंगे, मोदी जी की लहर चल रही है, 410 भी आ जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर बैलेट पेपर का नाम लेते ही सबसे पहले भाजपा और उसके कार्यकर्ता जो चिल्लाने लगते हैं, भाई हम तो कह रहे हैं हम हार जाएंगे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि सरकार कहेगी कि नहीं, वीवीपैट की पर्चियां नहीं गिननी चाहिए, ले आएंगे, इसलिए क्योंकि उनकी हवा खराब हो जाती है, सारा मैनिपुलेशन खराब। चुनाव कराना संविधान में सेकंड ऑप्शन रखा गया है। पहला ऑप्शन बैलेट बॉक्स से ही है, लेकिन हम लोग सेकंड ऑप्शन की तरफ क्यों जाते हैं? बड़ा लंबा हो गया। धन्यवाद। अब मैं अपने आखिरी पड़ाव, अपने आखिरी सवाल के साथ वैभव जी के पास ही जाऊंगा। बस मेरा सवाल ये रहेगा आपसे, मेरा जो सवाल रहेगा इसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे रहेगा। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से सभी पार्टी ने भर भर कर खूब चंदा लिया है। बीजेपी ने 55% पैसा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लाना घोटाला है या जानबूझ की गई गलती है? नहीं, घोटाला है, जानबूझकर घोटाले का एक प्रबंध किया गया और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम लाई। एक जो पहले चंदे का एक प्रोसीजर था, उसमें ये था कि आप कंपनी जो भी डोनेट कर, उसके लाभांश का कुछ प्रतिशत ही वो दान कर। अब इस सरकार ने क्या कहा कि चाहे तो कमाओ चाहे न कमाओ, हमको चंदा दे सकते। जिस कंपनी का नेटवर्थ 50 लाख है, वो करोड़ों में चंदा दे देती है। कैसे? मतलब वो कहीं और से फर्जी पैसा आता है, ब्लैक मनी, और वो चले जाता है सरकार के खाते में। और जानबूझ के इसमें मैक्सिमम पैसा जो गया बीजेपी को गया। क्यों गया? ईडी सीबीआई की रेड पड़ी, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, उनको दिया, वो उनकी जमानत हो गई, मामला बंद हो गया। तो ये सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में ईडी सीबीआई नहीं है। सुन लीजिए, एयरटेल ने 150 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, उसको सैटेलाइट इंटरनेट स्पेक्ट्रम सीधे दे दिया गया। जानबूझ, यही तो भ्रष्टाचार है। कांग्रेस को या बाकी विपक्ष के दलों को जो चंदा मिला, उसमें कुछ चंदा ऐसा भी तो है कि जो लोग ये देख रहे हैं कि 10 ठो बड़े कारपोरेट कारोबारियों को ये सारा माल मिल रहा है। मोदी जी चंदा लेते हैं 50,000 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़ और लाखों करोड़ का टेंडर दे देते हैं। तो जो वो देखा उन्होंने कि जब टेंडर सारे इन्हीं को मिल जाएंगे, हम क्या करेंगे, तो उन लोगों ने कुछ चंदा विपक्ष के लोगों को भी दिया कि भाई आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए और सरकार बदलिए। सरकार बदलेंगे तो कम से कम न्यूट्रल चीज़ें तो होंगी। तो इसका ही मतलब नहीं है जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आया
सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और दोषी हो गया। अब ये मत कहिए कि जो विपक्ष वालों ने लिया है चंदा तो वो भी भ्रष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कानून बनाया मोदी जी ने, लागू कराया मोदी जी ने, उसमें संशोधन कराया कि भैया तुम्हारी कमाई हो चाहे ना हो 100-200 करोड़ दे सकते हो, कहाँ से काला धन ले आते हो हमसे उससे मतलब नहीं है। और इसी चोरी को छिपाने के लिए मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस चंदा के बारे में जनता को जानने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस की सरकार थी तो जनता को सब कुछ जानने का अधिकार हो, इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया 2005 और सारी चीज़ें पारदर्शी करती है। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद 2014 से ही आरटीआई को कमज़ोर करते गई और इतने आरटीआई आज रिजेक्ट हुए हैं कि किसी को कोई सूचना नहीं मिली। तो ये चोरों की निशानी है। रवि जी, मेरा आपसे इसी पे एक सवाल है। ये हमारी जनता जो बीजेपी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड किया उसको कुछ इस तरह बोलती है, चंदा दोगे तो धंधा देंगे, चंदा दोगे तो धंधा देंगे, चंदा दोगे तो धंधा देंगे, और चंदा नहीं दोगे तो ईडी का फंदा देंगे। आप बताइए इसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए ये तो बिल्कुल सही है। व्यापारी जो है शुरू से ही चंदा लेते रहे हैं और कोई भी पार्टी हो सबको चंदा मिलता है। बस ये है कि जो सत्ता में पार्टी बैठी है उनका दबदबा बना रहता है और उनके डर से जो है चंदा जो है थोड़ा जो है उनके मामले में ज़्यादा मिलता है। और ऐसा नहीं है, यहाँ इतने पार्टियाँ बैठी हैं, सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी को चंदा मिला और इलेक्टोरल बॉन्ड, देखिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नुकसान भी है उसका फ़ायदा ये है, कम से कम ये पता चलने लगा। आज तक तो ये पता नहीं चलता था ना कि किसने किसको चंदा दिया और कितना दिया, सबको पता चलता इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, बिल्कुल जनता का सबको। आप आ जाइए, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आप हमें नेक्स्ट वोट बता सकते हैं कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा आया है? अभी देखिए बीजेपी को तो 5500 करोड़ के ऊपर आ चुका है। बीजेपी को 5500 करोड़ के ऊपर आ चुका है। 950 करोड़ के ऊपर कांग्रेस को चला गया है। जी नहीं, ममता जहाँ तक मुझे चलिए पता है छोड़िए। बीजेपी को 6000 करोड़ के लगभग नहीं, मैंने चलिए बोला छोड़ 5500 करोड़ के उसको ऊपर आ छोड़िए, चुका है। इधर आइए, इधर आइए। 5500 करोड़ के ऊपर आ चुका है। अरे सुन लीजिए, 1200 करोड़ के ऊपर ममता बनर्जी के पार्टी को गया है। 950 करोड़ से ऊपर जो है कांग्रेस को गया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टी को चंदा नहीं मिला है। बस मैंने वही कहा कि जो विपक्ष के लोगों को मिला वो लोग ऐसे हैं जो कि व्यवसाय में, टेंडरिंग में, इन सब चीज़ों में पारदर्शिता चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई हमको भी मिलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से टेंडर हो, हमको भी मिले। क्यों एयरटेल को मिल गया सीधे स्पेक्ट्रम उसमें? अगर और ये जो कह रहे हैं इससे पहले पता नहीं चलता था, सारा पता चलता था और सारे का एक एक पाई का जो हिसाब होता था इलेक्शन कमीशन में हर साल जमा होता है। इनको जानकारी राजनीतिक रूप से पहले पता चलता था कि इलेक्शन कमीशन में आप हिसाब करते थे, जनता को पता चल पाता था। ये भी पता चले। मोदी ने क्या कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी किसी को नहीं मिलेगी। वो तो सीजेआई का डंडा जब चला तो पता चल गया। मोदी भी नहीं पता चलने दे रहा था और मोदी ने कहा कि जनता को बिल्कुल नहीं पता चलना। ये बताइए कांग्रेस के समय में ऐसा है भाई, नेशनल हेराल्ड 10,000 करोड़ रुपया देश के राष्ट्रीय पेपर को बेचकर अपने आप में रख लिए। कांग्रेस के समय में पता चलता था क्या? देश का पेपर था वो, कांग्रेस का पेपर था। वो किस समय लागू हुआ था? देश की आजादी से पहले लागू हुआ था वो। मामला ये है कि सीधे एयरटेल को जिस तरीके से स्पेक्ट्रम दिया गया वो 150 करोड़ लिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड और उसको दे दिया। और उसको देने की पॉलिसी बदली। सिंगल एक आदमी को कैसे दे? 250 सांसदों को मोदी ने सस्पेंड करवाया, उसके बाद वो संशोधन लाया और संशोधन पास करा के सीधे एयरटेल को दे दिया। ये चोरी नहीं है तो क्या है? एयरटेल अभी मैं 15 साल 10 साल 15 साल पहले चले जाए, 14 से पहले देश में 27 टेलीकॉम कंपनियां काम करती थी और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के कारण 100 रुपये महीने में हम फ्री बात करते। 14 के बाद इन्होंने ऐसा जाल फैलाया, सारी कंपनियां बंद हो गई, 4 कंपनियां बची, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल भी खत्म है और एक तो वोडाफोन वही। ठीक, अब क्या है कि इन 4 कंपनियों की मोनोपोली हो गई।
पहले 1100 कुछ रुपए का 1 साल का रिचार्ज हुआ करता था, फिर वो 1900 1800 के आसपास गया, अब 3000 रुपए का 2999 का 1 साल का रिचार्ज है, मतलब 3 गुना बढ़ गया। अगर वो 27 कंपनियां होती तो मैं दावा करता हूँ, क्योंकि इस स्पेक्ट्रम और इनमें कोई खर्चा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद फिर कमाई, तो सबका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही 2000 से लेके मैं पीछे की सरकार में वो डेवलप हो रहा था, 2014 तक सबका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, उसमें किसी को कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, तो किसी का एक को चवन्नी लगना नहीं था सिवाय स्पेक्ट्रम फीस। तो वहाँ प्रतिस्पर्धा होती अगर 27-28 कंपनियाँ होती तो, और हम 100-150 रुपये में महीने का बात कर रहे हो। लेकिन अब क्या है, 4G आ गया, 5G आ गया, सब आ गया और रेट बढ़ता जा रहा है। जियो ने पहले क्या किया कि फ्री में बांटा और कुछ महीनों बाद सीधे 700-800 कर दिया। तो ये मोनोपोली हुई और सरकार ने ये मोनोपोली बढ़ाई, और ये अपने आप में भ्रष्टाचार है। अगर उन्हीं को बुलाना है तो रहने देना। उनका कहना कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको करेक्ट करना चाहूँगा। जनता को भी ये पता होगा और पता चलना चाहिए कि जिस 100 रुपये और 150 रुपये की बात कर रहे हैं, उस समय इनकमिंग फ्री केवल रहा करता था और रिचार्ज अलग से। एक मिनट और रुक जाइए, बात सुन लेने दीजिए। जिस 300 रुपये महंगाई की बात कर रहे हैं, उस समय 300 रुपये में 2 GB डाटा आता था और 2 GB में पूरा महीना चलाना पड़ता था। अभी 4G के स्पीड से डाउनलोड होता है और 300 रुपये में 300 रुपये में एक बताइए 300 रुपये में 2G भी खा गए। भाई जहाँ सही है वहाँ तो मैं बोलूँगा 300 रुपये में आप देखिए फ्री में बात भी करते हैं, और 300 रुपये में ही आप जो है 1.5 GB रोज डाटा भी फ्री ले रहे हैं, 2 GB रोज डाटा ले रहे हैं, 60 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग। अब बताइए, आ जाइए महंगा था, आ जाइए मैं इस बात बताइए। ये जो बात कर रहे हैं कि 100 रुपये ना, उस समय 2G ही था और 3G, और उस टाइम पे जो बात कह रहे 5G था ही नहीं, तो स्पीड क्या होती। तो आप बता दीजिए 5G में इनका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, ये कंपनियों के एजेंट के रूप में जैसे बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 27 कंपनियाँ होती तो कंपटीशन होता कि नहीं, कंपटीशन होता तो हर आदमी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रेट गिराता कि नहीं। आज इन चारों कंपनियों की मोनोपोली हो गई है। BSNL को आज तक 4G लॉन्च नहीं करने दिया, यही चोर सरकार ने। नरेंद्र मोदी से सवाल यह है कि BSNL को 4G 5G क्यों नहीं लॉन्च करने दिया। जो BSNL मंगल ग्रह तक अपनी टेलीकॉम की सर्विसेज देता है, वो देश में 4G क्यों नहीं चला सकता, क्योंकि स्पेक्ट्रम, इसके लिए कई ठो GM रिजाइन कर दिए कि जब BSNL को डुबाने का ठेका सरकार ने लिया है तो हम इसमें काम अब नहीं करें। ये स्थिति है। अभी बात कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं इनकमिंग फ्री हुआ करती थी, ठीक, इनकमिंग में लाइफ टाइम फ्री था। इस सरकार के आने के बाद वो पहले 15 दिन हुआ है इनकमिंग, रिचार्ज मत करिए तो 15 दिन बाद सिम बंद हो जाए, ठीक, इनकमिंग बंद। उसके बाद अब 7 दिन बचा है, उससे गरीब जनता का नुकसान हुआ कि नहीं। मेरा अगर 2 फ़ोन मैंने रखा है, एक फ़ोन बैंक से लिंकेज है, मैं एक ही से बात करूंगा, जाहिर सी बात है। मैं दूसरे को अगर रिचार्ज न करूं तो वो बैंक, आधार सब जो कनेक्ट है वो गायब हो जाएगा, फिर तो मैं भागता रहूंगा। ये सरकार ने गद्दारी की देश की जनता के साथ। अब और बात कर देते हैं। 2012 में मनमोहन सिंह के सरकार में, मनमोहन सरकार ने एक नियम बैंकिंग में संशोधित किया कि मिनिमम बैलेंस का कोई चार्ज नहीं होगा, 2012 में। और इस सरकार ने 2016 में, 2 साल बाद आने के बाद उसको मिनिमम बैलेंस पे, और 2016 से 24 8 साल में 35,000 करोड़ रुपए गरीब आदमी का, जिसके खाते में 10,000 5,000 जो लिमिट है उतना नहीं था, तो 35,000 करोड़ वसूल ली है बैंकों ने। वो किसका गया? इनके जैसे अमीरों का, कि उस मजदूर का, उस गरीब का जिसके खाते में 1 को चवन्नी नहीं बचती है, जो आदमी महीने भर में वो अपने खाते में 5,000 नहीं रख पाता है, वो सारी 35,000 करोड़ सरकार ने लुटवाया अपने कारोबारी मित्रों के साथ मिलके उस गरीब का।
ये सब सिस्टम है कि सरकार ने हमेशा गरीबों को लूटा है। आप अभी चल रहा है कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। उससे पहले वो 5 किलो राशन कितने में मिलता था जानते हैं? 15 रुपये। 2 रुपया किलो चावल 5 किलो और 1 रुपया किलो गेहूँ 5 किलो, 15 रुपये का 10 किलो राशन मिलता था। इस सरकार ने उस 15 रुपये को माफ़ कर दिया कि भैया 15 रुपये मत देना। उसके बदले क्या ले लिया इस सरकार ने? 400 का सिलेंडर 1200, 70 का पेट्रोल 100, 60 का डीजल 90। ये वसूली हो रही है और सिर्फ गरीबों से। अमीर आदमी को क्या फर्क पड़ता है भाई? 200 रुपये की दाल हो या 2000 रुपये की 2 रोटी खाना है, खाने के लाले तो गरीब मजदूर को पड़ते हैं भाई। उसका परिवार भी बड़ा है, वो मेहनत कर है। गरीब आदमी दिन भर चलता है खाने के लिए और अमीर आदमी चलता है पार्क में टहलता है अपना खाना पचाने के लिए। लेकिन ये सरकार उस अमीर के लिए काम कर रही है, गरीब के लिए काम। अनुराग जी, आपको राय देना चाहेंगे अपनी? इलेक्ट्रल बॉन्ड और महंगाई का देखो ये एकदम साफ कनेक्शन समझ में आता है। जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों को के माध्यम से इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से सरकार ने पैसा दिया और इन उद्योगपतियों को मनमाना रेट बढ़ाने के लिए छूट दे दिया, तो इससे क्या हुआ? जनता परेशान हुई, महंगाई आई। क्या यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इसमें से कोई भी बता दे किसकी इनकम या आय दुगनी हुई है? 2014 के पहले इस क्षेत्र में आप देखिए गुमटियों की संख्या कम होती थी और आज देखिए गुमटी लग गई। मतलब स्थिति ये हो गई है कि लोग परेशान हो चुके हैं, कैसे भी करके अपने आप की जीविका चलाने के लिए रोड पे आके काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से प्रेरित भी हैं, प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं रोजगार, पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। तो रोजगार पकौड़े का स्टार्टअप है, पकौड़े का स्टार्टअप है। तो मिला जुला के स्टार्टअप रिपोर्ट में एनसीआरबी की रिपोर्ट में 3% खत्म हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पड़ी है, संवैधानिक घोषित कर ही दिया है, कम हुई है। तो ये जाहिर सी बात है घोटाला है। 3% भारत के व्यक्ति एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से अब इतने से समझ इधर आओ, सुन लो बस एक यूज करो। भाजपा का समर्थक है वो भाई। हाँ। मैं नेता नहीं अब हो नतीजा सकता- हुआ क्या है? नहीं, जो भी है वो बच्चा सरकार और भाजपा का समर्थक है, लेकिन उसकी समझ कितनी है और कितना वो पढ़ा लिखा है, कितना वो बातों को समझ पाता है। भाजपा वाले उसकी बुद्धि को किस स्तर तक पंगु बना दे रहे हैं, इसका ताजा नमूना अभी बता दिया। नहीं है। एनसीआरबी के डेटा से उसको पता चल गया बेरोजगारी कम हुई। एनसीआरबी जो है वो क्राइम की रिपोर्ट होती है, लेकिन बच्चा कह रहा है कि बेरोजगारी। सब एनसीआरपी रिपोर्ट, क्राइम रिपोर्ट हो, समझ गए? चाहे बलात्कार का रिपोर्ट हो, सब एनसीआरपी इस स्तर तक पंगु बना दिया है, सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया है। इसके पिताजी को, इसको माताजी को अगर आप पूछेंगे कि 2014 में घर चलाई आसान रहा बाबूजी क्या, आयुष्मान अंत्योदय, ये बात हर घर अगर जल पूछ योजना। लेंगे तो उसके माँ बाप बता देंगे कि वो तो ऐसा लखैरा घूम रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि सिलेंडर 400 का मिल रहा था। हर योजना में पहले सिलेंडर नहीं हर मिलता जगह था घोटाला सबको, हो रहा सिलेंडर के लिए है। लाइन लगाना पड़ता था। पहले सिलेंडर के लिए लाइन लगाना इसकी माँ पड़ता ये था। भी बताएगी इसी कि बचवा लाइन लगा के हम 1 हफ्ते में सिलेंडर भरा लेते, लेकिन 400 वाला सिलेंडर ज्यादा सबको अच्छा सिलेंडर था। नहीं ये मिलता 1200 था। वाला सिलेंडर अमीरों के लिए है कि सबको सिलेंडर फोन घर करे तक 2 पहुंचाया मिनट जा में रहा पहुंच है। जाए। गरीब आदमी तो 1 हफ्ते रुक के, अगर उसको ये पता चले कि 1 हफ्ते बाद सिलेंडर मिलना है, 400 का मिलना है, इसके मैं दावे से कहता हूँ कि इसके घर में खत्म किए हैं। इसके घर वाले कहेंगे कि हम 1 हफ्ते बाद 400 वाला सिलेंडर लेंगे भैया, 1200 का नहीं लेंगे। गलत बात बोलो तू। आपका सवाल था इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है या जानबूझकर की हुई गलती है? ये घोटाला नहीं है, ये छिनैती है, ये डकैती है। हालांकि बहुत उसी की जो जिस पार्टी के नेता कह देते हैं कि एक आरोप लगेगा हम काम सत्ता नहीं छोड़ किया है, देंगे, वो आज यहाँ बोल रहे सरेआम हैं। काम किया है। एक नमूना बताता हूँ, एक एक्सटॉर्शन है, छिनैती है, उगाही है। और करारकर्ती कौन है? ईडी और सीबीआई। एग्जाम्पल बताता हूँ और आप उसको टेस्ट कर सकिएगा, कर लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पड़ा हुआ है। ईडी सीबीआई की रेड के बाद 31 से ज़्यादा कंपनियों ने भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ढेरों चंदा दिया। नाम बताता हूँ, फ्यूचर गेमिंग, मेधा इंजीनियरिंग, DLF, वेदांता लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प, रेड्डी लैब, नवयुग इंजीनियरिंग। ये नवयुग इंजीनियरिंग कौन है पता है? जो उत्तराखंड में टनल
का हादसा जंगल हुआ जिसका था। हादसा हुआ हादसा हुआ था जिसमें कोई जांच नहीं उधर हुई। दे दिया नवयुग को टेंडर हाँ। चंदा लेके और वो बैठ गया, उसको अनुभव नहीं था। गुजरात मोरबी अजंता से भी लिया गया था। और अजंता से भी ऐसे ही बहुत सारे जो थे वो शराब घोटाला चिल्लाते हैं, बहुत शराब घोटाला एक पे एक हाँ, तो फ्री। उसके मुख्य आरोपी शरद चंद्र रेड्डी से भी इन लोगों ने 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया। जो दूसरा गवाह था मुकुंटा श्रीनिवास रेड्डी, उससे भी इन्होंने लगभग 10 करोड़ रुपए का चंदा लिया। तो ये क्या है? ये घोटाला नहीं है, ये उगाही है, ये छिनैती है, ये डकैती है। ठीक। चलिए आज की डिस्कशन को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी जनता को और हमारे आए गए अतिथिगण का सबको धन्यवाद हमारा। नमस्कार। इतना लंबा करोगे तो लो यार सबके बना दो।